गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 10th ऑफ जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। फर्स्ट पेज पे जो आया है, बोइंग 737 मैक्स ऑफ इंडियाज़ एयरलाइन हैड ए मिसिंग पार्ट। देखिए, सबसे पहले बोइंग एयरबस होता क्या है। बोइंग जो है वो एक यहाँ पर अमेरिका ओन्ड यानी कि अमेरिका की कॉरपोरेशन है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है जो कमर्शियल जेट्स को यहाँ पर बनाती है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। देखिए, इंडिया के अंदर यहाँ पर 3 ऐसी एयरलाइन है जो ये जो बोइंग के यहाँ पर एयरबस हैं उनको इस्तेमाल करती है। तो वो कौन कौन सी 3 एयरलाइंस है? पहली यहाँ पर है आकाशा एयरलाइन, दूसरी यहाँ पर है स्पाइस जेट, एंड थर्ड जो एयरलाइन है वो यहाँ पर है आपकी एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये 3 ऐसी हैं जो इनका इस्तेमाल करती हैं और तीनों में से किसी एक के द्वारा यहाँ पर शिकायत की गई है DGCA को। लगातार 3 दिन से हम एयरलाइन के ऊपर कुछ न कुछ पढ़ ही रहे हैं। तो DGCA क्या है, सबसे पहले देखते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह यहाँ पर काम करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। जैसे कि इन्होंने कल क्या किया था कि जो नाइट ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं पायलट्स की, उनको यहाँ पर वाइडन किया था। उसके बाद जापान के इंसिडेंट को देखते हुए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो ये काम होता है DGCA का। इन्होंने अमेरिका को इस बात को बताया है, ये जो बोइंग कंपनी है उनको भी बताया। इवन अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे फ्लाइट्स हैं जो भी नई जेट हैं। कौन सी जेट की यहाँ पर बात कर रही है? बोइंग 737 मैक्स। ये जो सीरीज़ है कमर्शियल जेट्स की, इनके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया है कि इनके कुछ मिसिंग पार्ट्स हैं। ये जो आपके रबर के जैसे सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर क्या मिला है, तो इन्होंने नाम नहीं बताया कि इंडिया की तरफ से किस कमर्शियल फ्लाइट्स ने जो इनका इस्तेमाल कर रही हैं एयरलाइंस, उन्होंने यहाँ पर शिकायत की है। रेदर जस्ट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुँचा दी गई है। तो ठीक है, अच्छी बात। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या परिणाम लिया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है मोस्ट इंडियन सिटीज़ आर फार फ्रॉम क्लीन एयर टारगेट। देखिए, सेंटर बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहती है एयर की क्वालिटी को। ये तो सिंपल सी बात है। एयर क्वालिटी की वजह से इंटरनेशनली भी तो इंडिया का नाम खराब होता है ना। जब वर्ल्ड की जो सबसे टॉप 10 सिटीज़ हैं उनमें से 6 एयर क्वालिटी के मामले में जो खराब शहर हैं वो इंडिया के अंदर हैं, तो इसी वजह से इसमें इंटरनेशनली इंडिया का नाम खराब होता है। दूसरी बात है कि हमारे जो खुद की पॉपुलेशन है, इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सेहत भी यहाँ पर ख़राब होती है। हेल्थ के इश्यूज़ बार बार निकल कर आते हैं, तो ये इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी प्रोग्रेस की जा रही है। और अच्छी बात ये है कि हमारे पास 49 सिटीज़ का यहाँ पर 5 साल का डाटा है। देखिए, अगर हम पोल्यूटेंट मैटर की बात करें तो क्या होता है, PM 2.5 के डाटा को यहाँ पर लिया गया है। PM 2.5 मतलब कि पोल्यूटेंट मैटर, PM से होता है पोल्यूटेंट मैटर। तो पोल्यूटेंट मैटर ऐसे क्या क्या होते हैं? पोल्यूटेंट मैटर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कार्बन को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मोनोऑक्साइड गैसेज है, क्लोरोफ्लोरो गैसेज हैं, उसके बाद धूल वगैरह होती हैं, डेब्रीज होती हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे नोज़ के थ्रू एपिफोगस से होते हुए यहाँ पर हमारे अंदर चले जाते हैं, लंग्स के अंदर चले जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब तो और भी ज़्यादा अल्ट्रा PM भी आ गया है। वो कितना होता है अल्ट्रा पोल्यूटेंट मैटर यहाँ पर? वो होता है आपका 0.1। ये तो बिल्कुल ही आपके लंग्स के अंदर एंट्री कर जाता है और फिर इसको बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विदाउट सर्जरी। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब हम डाटा देखें कि कौन कौन सी रैंक है 2023 में, और 2023 तक 2019 तक थोड़ा बहुत डाटा डिक्लाइन हो रहा है किसी किसी सिटी के अंदर। जैसे दिल्ली में ये डाटा ज़्यादा डिक्लाइन नहीं देखा गया है। 2019 में 108 था, 2023 में 102 है ये। फिर पटना में हम इसकी परसेंटेज देखेंगे तो देख पाएंगे 119 से 89, ठीक है, थोड़ा डिक्लाइन की तरफ दिखाया। फरीदाबाद में 87 हो गया, 94 से फिर से थोड़ा डिक्लाइन में है। मुजफ्फरनगर में 106 से 83.6 दिखाई दे रहा है। नोएडा की बात करें तो ये 113 से 83, अगेन थोड़ा डिक्लाइन है। लेकिन दिल्ली के अंदर हर जगह PM 2.5 थोड़ा डिक्लाइन में ज़रूर दिखाई दे रहा है, कम जरूर हो रहा है, लेकिन स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा है जितना यहाँ पर हेल्दी होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि लिखा गया है एक आर्टिकल नितिका विश्वनाथ के द्वारा, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में खुद एक प्रोफेसर है, प्रोजेक्ट की हेड है, डायरेक्टर है। इन्होंने लिखा है जस्टिस फॉर बिल्किन बानो क्वेश्चन ऑन रिमीजन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक सवाल उठाया है, क्वेश्चन किया है रिमीजन के ऊपर। हमें पता है कि जो बिल्किश बानो का केस है वो हम ऑलरेडी कल बहुत अच्छे से डिटेल में दोनों न्यूज़पेपर्स में देख चुके हैं, द हिंदू में भी हम देख चुके हैं, और यहीं पे हम प्लस में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी इसको बहुत डिटेल से समझ चुके हैं कि केस क्या था। हमें समझ में आया था 2002 में दंगे हो रहे थे घाघरा के अंदर, वहाँ से एक फैमिली 12 लोगों की फैमिली निकलती है। उस फैमिली को कुछ लोग वहीं पे 12 लोग उनको पकड़ते हैं। एक जो बिल्किश बानो थी, जो उस समय पे 5 महीने की प्रेग्नेंट वुमन थी, उसका रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। उसके अलावा उसकी जो और फैमिली के मेंबर थे उनको यहाँ पर मर्डर कर दिया जाता, मार दिया जाता है। ये जो 11 फैमिली के मेंबर्स को मारा गया, उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो सिर्फ 2 महीने का था, जो बिल्किश बानो का बच्चा था, तो उसको भी यहाँ पर इन्फेंट को भी यहाँ पर मार दिया जाता है। ये पूरा का पूरा केस था। फिर 2008 में जाकर कहीं इनको बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, पकड़ा पहले ही चला जाता है, जिसमें से 2 यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने FIR ठीक से नहीं लिखी, रेप का मेंशन नहीं किया, डॉक्टर हैं जिन्होंने रेप को यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाया। तो उनमें से कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो अपने काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। 14 ईयर से ज़्यादा कोई इनको जेल हो चुकी है, इसी वजह से इनको छोड़ दिया गया था कुछ टाइम पहले, अभी 1 साल पहले। और फिर ये जो छोड़े गए थे उसके बाद दोबारा बिल्किश बानो किसके द्वारा छोड़ दिया गया था, इनको रिमीजन कर दिया गया था गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा। अब बिल्किश बानो जो कि गुजरात से ही थी, वो महाराष्ट्र में चली गई थी खुद की सेफ्टी के लिए। वो फिर से सुप्रीम कोर्ट आती हैं, सुप्रीम कोर्ट पर गुहार लगाती हैं, कहती हैं कि ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर ध्यान देते हैं और बताते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ इनएडिक्वेसी देखी गई है, कि जो रिमीशन किया है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया, जो कानून है उनको ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर सवाल उठाती हैं यहाँ पर ऑथर कि रिमीशन के ऊपर सवाल उठता है। तो जो रिसेंट कोर्ट हुआ है, ये जो भी आया है, इसमें रिमीशन के ऊपर स्क्रूटिनी दिखाई दी है। देखिए सख्त नज़र यहाँ पर दिखाई दी है कि ये तो बहुत गलत, आप ऐसे ही किसी को छोड़ रहे हो। अब हम देखेंगे कि रिमीशन का कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या, लेकिन इसको थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए माइंड मैप को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द रिमीजन। देखिए जब किसी को रिमीज किया जाता है, किसी को रिलीज किया जाता है, मान लीजिए उनको सज़ा क्या मिली थी, सज़ा उनको मिली थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, कि आप पूरा जीवन अपना जेल के अंदर ही गुजारेंगे, लेकिन उनकी सज़ा को कम कर दिया गया। ऐसा होता है जी, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कारणों से होता है और क्यों होता है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। तो रिमीशन का जो फंडामेंटल बिल्ट है ना, वो इस नोशन पे बनाया गया है कि प्रिजन के अंदर, यानी कि जेल के अंदर कुछ लोगों को इसीलिए डालना चाहिए ताकि उनको यहाँ पर रिहेबिलिएट किया जा सके, यानी कि उनको ठीक तरीके से, उचित तरीके से उनको, उनका जो दिमाग था, उनकी जो सोच थी, उसको बदला जा सके, उनको ठीक किया जा सके, ना कि उनको सिर्फ रेट्रीब्यूट करना है, ना कि सिर्फ उनको सज़ा देनी है। तो यहाँ पर बात क्या है, सुधार की बात है, कि यहाँ पर सुधार लाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सुधार के लिए ये जो जेल से प्रिजन है पूरा कंसेप्ट बना हुआ है। इसी वजह से जब कोई इंसान जेल के अंदर यहाँ पर अपना व्यवहार अच्छा रखता है, बिहेवियर को अच्छा रखता है और अच्छे से काम करता है, अपने रिमिशन को वो यहाँ पर कमा सकता है। इसी वजह से उनकी कुछ 3 साल की, 5 साल की, 10 साल तक की यहाँ पर प्रिजनमेंट जो है उसको कम कर दिया जाता है, उनके बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए कि कैसा उन्होंने दिखाया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शनल इनजस्टिस देखने को मिला है यहाँ पर बिल्किश बानो केस के अंदर। कैसे ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये केस दिया है उसमें उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ को फाइंड आउट किया है। इरेगुलरिटीज़ का क्या मतलब है, कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है, कि रिमिशन उनको ठीक बुनियाद पे नहीं दिया गया। फिर यहाँ पर कुछ इलीगैलिटीज़ भी देखने को मिली है, कि जो झूठ बोले गए या कुछ ऐसे बिहेवियर जो उन्होंने किए थे जेल में, उनको कोर्ट के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बताया नहीं गया। तो ये एक इनजस्टिस है जो काफ़ी एक्सेप्शनल है, मतलब ऐसा होता
होता नहीं है यूजुअली, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है, अन्याय यहाँ पर दिखाई दिया था। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाती, मान लीजिए बिल्किस बानो, तो ये ऐसे ही होता ही रहता, ऐसे ही रह जाता है केस। तो कोर्ट का डिसीजन सिर्फ ये स्पॉटलाइट नहीं कर रहा है कि यहाँ पर फ्रॉड किया गया, फ्रॉडलेट का इशू दिया गया है। किसने किया गया था? इन्हीं जो अक्यूज्ड है यहाँ पर, उनमें से यहाँ पर एक राधे श्याम नाम के इंसान है, उन्होंने ये पिटिशन लगाई थी कि उनकी जो रिमिशन है उसको किया जा सके। फिर गुजरात हाई कोर्ट के पास तक ये बात पहुंची, बहुत ज़्यादा बात सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर गुजरात हाई कोर्ट के पास भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने इनको दे दिया। उसके बाद फिर से मुकाबला अब जो इधर है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाती है कि किस तरीके से गुजरात के अंदर जो गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है, कॉम्प्लिसिटी हुई है, वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है जुडिशरी के अंदर की, हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है एम्बिग्विटी एंड कंसर्न। देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि रिमिशन की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी किसी इंडिविजुअल के द्वारा, उसको पहले असिस्ट किया जाता है कमेटीज़ के द्वारा। देखिए यहाँ पर कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, आपके ने कोई एप्लीकेशन लगा दी, अब कोई कमेटी उस पर बैठेगी, वो वहाँ पे अच्छे से उस पर सोच विचार करेगी, फैक्ट को देखेगी, एनालाइज करेगी कि क्या छोड़ना ठीक है, क्या छोड़ना ठीक नहीं है। वो ऑफेंस के नेचर को देखेगी कि जो नेचर है, ऑफेंस जो किया गया है वो लायक भी है या नहीं है, क्या इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरी जो सोसाइटी है। उसके बाद वो कुछ रीजनिंग करेंगी, आपस में बातें करेंगी, क्योंकि कमेटी में सिर्फ एक मेंबर तो होता है नहीं, कमेटी के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो भी कन्विक्ट की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है कि उनको छोड़ने के बाद भी और उसकी खुद की भी, उनके ऊपर यहाँ पर रीजनिंग की जाएंगी। और यही प्रॉब्लम हो जाती है कि एम्बिग्विटी देखने को मिली है। कंसर्न क्यों उठते हैं? क्योंकि अस्पष्टता देखने को मिली है यहाँ पर बिल्किस बानो के केस में। एम्बिग्विटी क्या होती है? अस्पष्ट, यानी कि स्पष्ट नहीं थी चीज़ें, क्लियर नहीं थी चीज़ें। तो इसी वजह से जो ये एविडेंसेस थे उनको ढंग से चेक नहीं किया गया। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन की जो पावर है, डिस्क्रिशन जो है, मनमानी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा खराब थी और इसी वजह से यहाँ पर कंसर्न उठ रही हैं, चिंताएं उठ रही हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, कि बीच में इंटरवेन करना पड़ा। फिर हम देखते हैं फ्यूचर ऑफ रिमिशन पॉलिसीज कि अब आगे क्या करना चाहिए। एक बार मिस्टेक हो चुकी है, अब आगे के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इसी वजह से कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनकी पॉलिसीज इंडिया में अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट की ही बात करें तो 2008 तक गुजरात हाई कोर्ट में एक पॉलिसी थी कि अगर आपने किसी ने भी 14 साल की यहाँ पर जेल काट ली है तो वो रिमिट हो सकता है, उसको छोड़ा यहाँ पर जा सकता है। और लेकिन ये 2008 में इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। तो यही है कि इंडिया जो है वो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसे, कुछ वर्गीकृत कुछ चीज़ों को, कुछ क्राइम्स को ऐसा किया गया है कि उनको यहाँ पर छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी रिमिट नहीं किया जा सकता, डिनाई कर देते हैं, मैंडेट होता है कि नहीं इनको नहीं छोड़ा जा सकता है। खासकर ड्यूरेशन जो है, तो ये चैलेंज जो है इंडिया के सामने है कि किस क्राइम को यहाँ पर कैटेगरी के अंदर डाला जाए, कौन से क्राइम्स को यहाँ पर छोड़ा जाना चाहिए, कौन से क्राइम ऐसे होने चाहिए जिनको यहाँ पर रिमिट देने की परमिशन नहीं होनी चाहिए और जिनको रिमिट देने की परमिशन होनी चाहिए। तो ये कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इनएलिजिबल और जो रिमिशन का है ये डेवलपिंग फेयर रिमिशन की कंडीशंस को यहाँ पर लेकर आएगा, क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा क्लियरिटी हर क्राइम को यहाँ पर नहीं डाला। देखिए हमेशा जस्ट बोल दिया जाता है कि जो हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम का क्या मतलब होता है? ऐसे क्राइम जो 2 साल से ज़्यादा उनकी यहाँ पर पनिशमेंट होती है। अब वो नॉन बेलेबल होते हैं कि इनके ऊपर आपको बेल नहीं प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो नॉन बेलेबल है। तो ये जो हीनियस क्राइम होते हैं इन्हीं को ज़्यादातर इस कैटेगरी में रखा जाता है कि रेमिट यहाँ पर ना मिले, फिर इन्हीं में से ज़्यादा को दे भी दिया जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम। तो इसी वजह से थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छे से कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है कि एक टेबल बनाइए, यहाँ पर आप क्राइम लिखिए, यहाँ पर आप उनकी रिमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन सी लिस्ट है, यहाँ पर इस तरीके से आप डालिए। तो ये करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। और फिर ऑथर जो है काफ़ी खुश हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन उठा था
रिमिशन पॉलिसी के ऊपर इंडिया में क्वेश्चन को तो उठा रहा है, लेकिन जुडिशरी के कंसर्न को भी एड्रेस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी है और जस्टिस की अभी भी जीत हुई है। तो यही सेम स्टेटमेंट बिल्किश बानो की तरफ से भी देखने को मिली थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि बात कर रहा है वाई इंटरनेशनल लॉ मैटर, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो मैटर क्यों करते हैं। आर्टिकल लिखा गया प्रभाष रंजन के द्वारा, जो कि लीगल स्टडीज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेसर यहाँ पर काम करते हैं। देखिए क्यों ये आर्टिकल आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जो साल रहे हैं अभी 3 साल 2021 से लेके अगर हम बात करते हैं 2023 तक की, तो ये काफ़ी ऐसे साल रहे जिनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लेवल पर देखे जा चुके हैं। कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हम एग्जांपल ले तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि पहले यूक्रेन का, यहाँ पर रशिया यूक्रेन का एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम गाज़ा इसके साथ देखते हैं, इजराइल का, उसके बाद ये क्वेश्चन उठा देते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ये जो कानून बने हुए हैं, क्या ये लॉ ये थोड़े से भी लाभदायक रहे हैं, बेनिफिशियल रहे हैं, इनकी पावर क्या है, क्यों इनको आज भी मानना ज़रूरी है। तो ये सारे सवाल इसलिए उठा देते हैं, खासकर तो यूनाइटेड नेशन चार्टर का यहाँ पर आर्टिकल 2 सब क्लोज 4 है, यहाँ पर क्लोज 4, तो ये तो और भी ज़्यादा सवाल उठा देता है, जिसका काम ही ये है कि सभी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगी, पीस बनाकर रहेंगी, और ख़ुद को वो वहाँ पर जब डिफेंस की बात आती है, कि खुद के डिफेंस की बात आती है, तब वो वहाँ पर आगे बढ़ के बातें करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्रूशियल रोल है कि अकाउंटेबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए एक सवाल यहाँ पर उठेगा, जो कि मैंने माइंड मैप के थ्रू ही हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस देखनी है हमें इंटरनेशनल लॉ की मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में। तो सबसे पहले क्या है, डिफेंस डेफिशिएंसी है एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो फ्लॉज यहाँ पर है, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर देखने को मिली है, इसी वजह से यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनको सॉल्व नहीं किया गया। तो ये तो है कि लिमिटेशन भी है, फ्लॉज भी है, कि कुछ लिमिट है इंटरनेशनल लॉज की, कि यहीं तक आप इसको चला सकते हैं। और ऐसे हालात में जहाँ एक ग्लोबल पुलिस फोर्स की कमी है, कि ग्लोबली आपके पास कोई ऐसा पुलिस फोर्स नहीं है जो चीज़ों को ठीक रख सके, तो ऐसे हालात में इंपीरियल कॉलोनियल हिस्ट्री को देखते हुए इंटरनेशनल लॉ अभी भी एक पायटल रोल तो निभाएगा, अभी भी इम्पोर्टेंट तो हो जाता है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल रोल नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी, या फिर लॉ नहीं है, इंटरनेशनल कानून नहीं है, तो कोई भी कंट्री किसी के ऊपर भी ऐसे ही यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ऐसे ही हमला करती रहेंगी। और ये काफ़ी खतरनाक है रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि आपके युद्ध के अंदर रिसोर्सेज आते हैं। और सबसे ज़्यादा हम देख पाते हैं कि आम इंसान के लिए, जो पीपल है, जो लोग हैं, जो आम इंसान है, जैसे गाजा की हालत देखिए, 26,000 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर डेथ हो चुकी है लोगों की। तो ये कितना बड़ा टोल है, और ऊपर से उनके जो डेली के काम है, उनके जो रोज़मर्रा का जीवन है, खाने के लिए वो लोग तरस रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर लोगों पे पड़ता है, और उसके बाद रिसोर्सेज पे पड़ता है। तो ये गलत चीज़ है, इसको रोके जाना चाहिए। ग्लोबल अफेयर्स के लिए अभी भी इंटरनेशनल लॉ जो है उसको कंप्लाई करना चाहिए। और इंटरनेशनल लॉ ही तो ऐसे थे ना जिनकी वजह से अगर आपने डायरेक्टली उनके लिए देखिए, तो सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल कानून है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट के लिए पहले तो अरेस्ट वारंट निकाला था कि अगर वो कहीं भी निकलते हैं उससे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उनको वॉर क्राइम्स का यहाँ पर कैटेगरी में रखा गया। दूसरी बात, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, सारी जो कंट्रियाँ मिलकर कि हम आपसे कोई सामान ही नहीं खरीदेंगे। अब आपकी इकोनॉमी को भी तो पता चलना चाहिए ना। पहले तो किसी कंट्री की इकोनॉमी वैसे ही थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि वो वॉर में चले जाते हैं, उनके रिसोर्सेज वहीं पे लगने लग जाते हैं। दूसरा, अगर उनसे कोई चीज़ लेना ही खरीदना ही छोड़ दे, ट्रेड ही करना छोड़ दे बहुत सारी कंट्रीज़, तो भी हम देख पाएंगे कि यहाँ पर उनको और दुगना नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शिफ्ट फ्रॉम कंप्लायंस टू नॉर्मेटिव इफेक्ट। देखिए कह रहे हैं कि फोकस अभी क्या होना चाहिए। पहले कंप्लायंस रिकॉर्ड्स होते थे कि एक बात बोल दिया गया, अब उसको मानना ही पड़ेगा, जैसे कि कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश एम्पायर होता था। लेकिन आर्टिकल यहाँ पर आर्ग्यू कर रहा है कि एक
शिफ्ट देखी जा रही है इंटरनेशनल लॉ में कि अब वो नॉर्मेटिव हो गया, यानी कि आपको सलाहकार की तरह बस सलाह दे रहा है, आपको बोल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ कर लीजिए, वो रियली में इंस्ट्रक्शन दे रहा है। डिफरेंट अलग अलग एक्टर्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बस कि ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। तो ये पॉइंट इलस्ट्रेट करता है एग्जाम्पल देके कि कैसे जो नेशनल कोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉज को यहाँ पर री इन्फोर्स करते हैं डोमेस्टिक लॉज के अंदर भी। एग्जाम्पल की तरह वो यहाँ पर यूज़ करते हैं डोमेस्टिक कोर्ट्स के अंदर यहाँ पर। तो ये सिचुएशन भी देखी जा सकती है कि कैसे एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ सलाहकार बन गया है। पहले क्या होता था, रेगुलेटरी होता था, बिल्कुल सामने से आके बोलता था, लेकिन आजकल वो सलाहकार की इस पोजीशन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं ट्रांजिशनल लीगल प्रोसेस। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जो कि है हारोल्ड होजू को कंसेप्ट का है। देखिए हारोल्ड होजू को कंसेप्ट क्या है इंटरनेशनल लीगल प्रैक्टिसेस में, कि इंटरनेशनली सभी को यहाँ पर पीस के लिए मानना होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर इंटरनेशनली एक जो देखिए सबसे पहले तो सबने ट्रीटी साइन की है ना, सब यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, ऑलमोस्ट यहाँ पर 205 जो टोटल कंट्री उनमें से 197 तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है। अब वहाँ पर जनरल असेंबली होती है, उस जनरल असेंबली के अंदर यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे से वोटिंग की जाती हैं। वोटिंग के जो मेजोरिटी के आधार होगा, मेजोरिटी के आधार पर वहाँ पर कोई फैसला लिया जाता है। तो जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ दे रही हैं, अलग अलग खड़ी हैं, तभी तो बहुत डेमोक्रेटिक यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं। और ये ट्रांजिशनल है कि लीगल प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को जो कंट्रीज इंटरेक्ट करती है इंटरनेशनल लॉ के साथ। अब हमें एक बात समझनी पड़ेगी, हर कंट्री का खुद का कानून होता है, राइट, हर कंट्री का खुद का लॉ होता है। जैसे इंडिया का खुद का लॉ है, हमारे खुद के सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो भी इंडिया में चीज़ें घटित हो रही हैं वो पूरी की पूरी यहाँ पर हमारे खुद के कोर्ट यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर हमारा मुद्दा हो गया है पाकिस्तान के साथ, हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो ना तो इंडिया के कोर्ट में होगा क्योंकि इंडिया बायस हो जाएगा इंडिया की तरफ, पाकिस्तान भी बायस हो जाएगा पाकिस्तान के कोर्ट में आगे पाकिस्तान की तरफ। तो इसी वजह से सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जैसे कि कुलभूषण केस को आप लोग याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला था, जो कि कुलभूषण एक यहाँ पर हमारे प्रिजनर बना लिए गए थे, किसके द्वारा, पाकिस्तान की जेल के अंदर उनको छुड़वाया गया यहाँ पर। तो ये इसी तरीके से होता है कि कोई तीसरा आपके यहाँ पर आकर मटेरियल बेनिफिट पॉलिसी गोल्स को यहाँ पर अनेबल कर सकता है, किसी कंट्री के लिए उनको ठीक तरीके से गाइड कर सकता है। तो इसीलिए ये इलीगल प्रोसेस आज भी बहुत ज़रूरत है। हाँ, इसमें कुछ फ्लॉज है, ये इतना ज़्यादा इतने बड़े बड़े वॉर्स को रोक नहीं पाया, लेकिन फिर से हम बोलेंगे कि वो क्यों नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि जनरल असेंबली के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो खड़ी हुई हैं साथ में, किसके, रशिया के साथ में खड़ी हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं आज के टाइम पे बात कर रहे तो इजराइल के साथ में खड़ी हुई हैं। तो ये इसी कारणवश से ये हो जाता है कि अलग अलग बट जाती हैं जब कंट्रीज़, और बीच में कोई मेजोरिटी से कोई स्टेप यहाँ पर नहीं लिया जाता है, तब जाकर यहाँ पर प्रॉब्लम और लिमिट्स देखने को मिलती है। फिर लास्ट में हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी थ्रू आर्ग्यूमेटिव प्रैक्टिसेस। देखिए मोनिका हकीमी का ये स्टैंड पॉइंट है जब वो वैल्यूज़ को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर आज भी भरोसा क्यों रखना चाहिए, क्या क्या मूल्य हैं इंटरनेशनल लॉ के। तब वो दिखाती हैं कि वैसे तो ये आर्ग्यूमेटिव प्रैक्टिस है कि आप आर्ग्यूमेंट करते रहते हो एक दूसरे के साथ, तो लेकिन इंटरनेशनल लॉ फिर भी अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है। देखिए जिम्मेवारिता को दिखा रहा है कि कौन इसके प्रति जिम्मेवार, आर्ग्यूमेंट करके दिखा रहा है वैसे, लेकिन फिर भी जिम्मेवारिता को लोगों तक बात तो पहुंच रही है ना कि हाँ ये इनका जिम्मेवार है, उनको पता तो चल रहा है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पब्लिक पावर को यहाँ पर अवेयर कर देते हैं कि लोगों को तो पता चल रहा है, तो ये पब्लिक पावर को यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसी का एग्जाम्पल दे के साउथ अफ्रीका का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनको यहाँ पर लेकर आते हैं। साउथ अफ्रीका जाता है यहाँ पर, अफ्रीकन यूनियन जो है इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में, और वहाँ पर जो
चार्जेस हैं इजराइल के अंदर वो उसको लेकर गए हैं। तो देखिए दूसरी कंट्री जिनके साथ लड़ाई हो भी नहीं रही फिर भी वो चार्जेस वहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो क्या दिखा रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने पर मजबूत कर देता है। तो एट द एंड हमें क्या समझना चाहिए कि बेशक यहाँ पर इम्परफेक्शंस हैं, बेशक यहाँ पर कमियां हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ की एब्सेंस हो जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेंगे और ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखी जाएंगी। इसी वजह से जो यूज़ है इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन का, सवाल का, या फिर उसकी जो लिमिट है कि किस प्रकार से जो कुछ एक्टर्स है जो पावर से यहाँ पर ड्रंक होते हैं। देखिए लोगों को अलग अलग तरीके के नशे होते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर पावर के नशे होते हैं कि उनको पावर चाहिए और उस पावर को पाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। तो ये जो पावर ड्रंक एक्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो, उनके ऊपर इंटरनेशनली उनको होल्ड करने वाला, बोलने वाला यहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए। इसी वजह से जो यूनिवर्सल एस्पिरेशन है कॉम्प्लायंस की तरफ कि इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर मानना चाहिए, वो और ज़्यादा अभी उठानी चाहिए, ताकि ये जो पावर बैलेंस है, ताकि ये जो ये अथॉरिटीज़ है जिनके ऊपर चेक नहीं किया जा रहा है, अनचेक्ड है, वो उनके ऊपर और ज़्यादा चेक यहाँ पर हो सके। जो नॉर्मेटिव करेक्टर बन गया है इंटरनेशनल लॉ का वो थोड़ा सा गलत है। इसकी बजाय यहाँ पर कॉम्प्लायंस करेक्टर को लेके आना चाहिए ग्लोबली, कि नहीं जो कानून ने बोल दिया वो आपको मानना पड़ेगा। आपको सिर्फ हम सलाह नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ हम करने को कह नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा करिए, करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी पनिशमेंट भी होगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर लाना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इंडियन टूरिस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर मालदीव्स। देखिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है इस इंडियन टूरिज़्म के पीछे मालदीव्स के अंदर जाने पे। यहाँ पर हमें पूरा मालदीव्स की हिस्ट्री का यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि मालदीव्स पहले क्या होता था, प्रो इंडिया होता था, लेकिन मालदीव्स के अंदर 2023 में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मैजू जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये जो इंसान थे इन्होंने इनका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन ही इसी बुनियाद पे चलाया था कि हम इंडिया को मालदीव से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब ये इनका पॉलिटिकल कैंपेन था। इंडिया के साथ जो रिश्ते होते थे, बायलैटरल जो हमारे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, वो बायलैटरल संबंध यहाँ पर इन्होंने ख़राब कर दिए हैं। ऑटोमेटिकली ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उसके बाद आते ही इंडिया से बोलते हैं कि जो हमारे एग्रीमेंट है अब हम उनको ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहते, नहीं चलाना चाहते। और इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है या फिर इनके ऊपर एक स्टेटमेंट आती है कि ये प्रो चाइना है, कि चाइना की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी बीच हमें पता चलता है कि जहाँ अब बॉयकॉट मालदीव्स यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, वहीं पर ये चाइना के अंदर चले जाते हैं जो कि टूरिज्म के लिए फिर से गए हैं। अब ये क्या मसला है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो चले जाते हैं लक्षद्वीप के अंदर, और लक्षद्वीप इंडिया का एज अ पार्ट है। तो लक्षद्वीप में जाने के बाद वो वहाँ पर उनके फोटोज आते हैं जो कि बहुत वायरल हो रहे हैं। क्यों वायरल हो रहे हैं? क्योंकि वो टूरिज़्म को वहाँ पर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए कि हमारे जो इंडिया की तरफ से लोग मालदीव जाते हैं उनसे कितना खूबसूरत यहाँ पर लक्षद्वीप भी है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं अपनी खुद की कंट्री में, खुद की कंट्री की जीडीपी को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमी को यहाँ पर लिफ्ट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि वो क्या दिखा रहे हैं, मालदीव्स को काउंटर कर रहे हैं। अब इन्हीं के ऊपर यहाँ पर जो फोटोज़ डाले गए थे प्रधानमंत्री के, उन्हीं के ऊपर कुछ जो मालदीव्स के डेप्यूटी मिनिस्टर्स थे वो कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स कर देते हैं। वो कहते हैं कि इतनी खूबसूरती आप लाएंगे कहाँ से, मेंटेन कहाँ से करेंगे, तो ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो उसके बाद में मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको सस्पेंड कर देती हैं, हटा देती हैं। और उसके बाद से फिर हमारा जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो आर्टिकल अब इस रिलेशन में, उसी की बात से बॉयकॉट मालदीव्स यहाँ पर ट्रेंड करने लग जाता है। तो मालदीव्स की इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल ये जो लिखा गया जस्मीन नीलानी द्वारा एंड विघ्नेश राधाकृष्ण, वो बताते हैं कि मालदीव्स की इकोनॉमी हैवीली यहाँ पर रिलाई करती है टूरिज़्म के ऊपर, यानी कि जो यहाँ पर टूरिज़्म जाते हैं, टूर करने के लिए लोग जाते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीव करता है। एक
सेक्टर लगभग जो पूरी कंट्री है मालदीव्स की उसका 20% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो यहाँ पर आता है टूरिज्म से। वो जो सैर करने के लिए लोग जा रहे हैं उनसे यहाँ पर आता है। तो बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है ये मालदीव्स की इंडस्ट्री का। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पर दिखा रहा है कि देखिए कितना इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इंडिया की तरफ से या टूरिस्ट इसके अंदर जाना कम हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंडिया की इम्पोर्टेंस है क्या, इंडियन टूरिस्ट की क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मालदीव्स की इकोनॉमी में। तो इंडियन टूरिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 2020 से 22 तक इंडिया का जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है मालदीव जाने को। हम देख पाएंगे 2023 में इंडियंस ऑलमोस्ट 11% का यहाँ पर भाग निभा रहे थे। जितने भी यहाँ पर आए थे सिर्फ इंडिया यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आ जाता है, 11% लोग इंडिया से जाते हैं। और पहले नंबर पर कौन था, पहले नंबर पर यहाँ पर आए थे रशिया से लोग, तो रशियंस लोग यहाँ पर आए थे। तो इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन इससे पहले 2019 से अगर हम पहले देखेंगे तो इंडिया लगभग 5th नंबर पे आता था, लेकिन अब इंडिया कहाँ पहुँच गया था 2022-23 से पहले या दूसरे नंबर पे यहाँ पर था। अब जो इंडिया है अगर उसके सिटीजन वहाँ पर जाना बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। 11% ऑफ जो था वो कम हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन ठीक है, वो अपना काउंटर ढूंढ रहे हैं, वो भी चाइना घूम रहे हैं कि चाइना से लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि टूरिज़्म की सिग्निफिकेंट रोल क्या है मालदीव इकनॉमी के अंदर। तो टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है यहाँ पर। अगर हम बात करें टूरिज़्म सेक्टर की तो पिछले 4-5 साल से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है टूरिज्म सेक्टर के अंदर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड जी। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है कि खासकर जो टाइम था 2006 से यहाँ पर 2022 का, उसमें अगर हम टूरिज़्म के रेवेन्यू को देखें तो 487% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट यहाँ पर निभा रही है मालदीव्स की इकोनॉमी के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 500% से ये सेक्टर बढ़ा है मालदीव इकोनॉमी में, जीडीपी को उसको बढ़ा रहा है। फिर हम देखेंगे इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द टूरिज्म एंड कॉल्स फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, टाइम ऐसा हो गया है कि मालदीव्स की डिपेंडेंस जो है टूरिज्म पे वो बढ़ती जा रही है और इंडस्ट्री अकाउंट करिए लगभग 20% ऑफ जीडीपी, ये हम देख चुके हैं। तो अगर इतना ज़्यादा आप एक ही सेक्टर पर डिपेंड करेंगे तो श्रीलंका का हाल देखा था ना कोविड में, बैंकरप्सी वहाँ पर आ गई थी, प्रोटेस्ट वहाँ पर आ गए थे क्योंकि टूरिज्म वहाँ पर हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कुछ सोर्सेज यहाँ पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये रिकमेंड किया है खुद मालदीव्स को कि उनको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ट्रेड वगैरह का इम्पैक्ट ज़्यादा लाना चाहिए, सिर्फ टूरिज्म पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो रिस्क होता है इससे, अगर कोई भी आपके पास ये सेक्टर मान लीजिए आना बंद कर देता है या फिर कुछ ऐसा फिर से हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फिर से आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाएगी, फिर से प्रॉब्लम्स होंगी आपको। तो इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर दिखा देना चाहिए। फिर जो ये बॉयकॉट्स की कॉल वगैरह, ये हम सारी की सारी चीज़ें समझ ही चुके हैं कि इंडियन जो टूरिस्ट हैं उसका काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से इम्पैक्ट होने वाला है मालदीव्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनको भी हम अच्छे से देखते हैं कि किस तरीके से जब से इंडियंस का यहाँ पर 2019 के बाद से इम्पैक्ट बढ़ा है, जाने का रोल बढ़ा है, तो उसी के बाद से रिजोर्ट यहाँ पर बढ़ गए हैं। 2010 में जो केवल 88 समथिंग होते थे वो अब 2020 तक 172 हो गए हैं। फिर बेड्स बढ़ाए गए हैं जो क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आते थे, तो 2010 के अंदर यहाँ पर 16,224 बेड्स देखने को मिलते थे, वही 2020 में ये अप्रोक्सीमेटली 60,000 तक पहुँच गए। फिर टूरिस्ट का अराइवल कितना हुआ है कि कहाँ कभी 6 लाख तक अराइवल होता था और कहाँ अब ये अराइवल बढ़ के पहुँच गया अप्रोक्सीमेटली 17 लाख तक का। तो बहुत ज़्यादा अराइवल हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि टूरिस्ट रेवेन्यू कितना हो रहा है मालदीव्स में। अगर मालदीवियन यहाँ पर रुपया की बात करें, जैसे हमारे यहाँ रुपी होता है इसी तरीके से उनकी करेंसी यहाँ पर रुपया है, तो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के हिसाब से कितना है कि 2010 में ये 1777 होता था, जो आज बढ़कर अब पहुँच गया है 10,430 मिलियन मालदीव्सियन रुपया के, MVR हम इसको बोल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि और भी ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है कि ये कभी 26% होता था 2010 के आसपास में टूरिज्म, आज वो 22% की भूमिका फिर से लाए रखा हुआ है।
फिर यहाँ पर कुछ चार्ट दिए गए हैं जो दिखा रहे हैं मंथ वाइज नंबर कितना है बेड्स वगैरह का होटल्स में, या जो भी वेसल्स है 2022 का। तो ये जनवरी से दिसंबर तक का दिखा रहे हैं कि 10 लाख से लेकर ये 9 लाख तक के बीच में है। एक ही महीने के अंदर इतने ज़्यादा बेड्स को बुक किया जाता है, टूरिस्ट को यहाँ पर बुक किया जाता है। होटल्स बहुत हैं, 20,000 से लेके यहाँ पर देखा जा रहा है फिर से 20 अप्रोक्सीमेटली 19-18 हज़ार होटल्स को यहाँ पर बुक किया गया है जनवरी से लेके दिसंबर 2023 में। फिर गेस्ट हाउसेस की बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख से लेकर 1.7 लाख तक का यहाँ पर देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा ये हुए। टूरिस्ट वेसल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और टॉप 10 नेशंस की अगर बात करें जो सिटीजनशिप देते हैं टूरिस्ट को, जब मालदीव्स के अंदर आते हैं 2014 से 2023 में, तो कौन कौन से सिटीजन्स यहाँ पर आए हैं। रशिया की तरफ से 2004 से हमेशा टॉप में रहा है, 2014 से हम देखने को मिले तो 2031, और इनमें से इन्होंने सिटीजनशिप किन लोगों ने लिया कि अब हम मालदीव्स के ही यहाँ पर बनकर रहना चाहते हैं लोग, तो उनमें से 2014 में 4 लोगों ने ली थी, 2023 में सिर्फ 1 इंसान ने यहाँ पर सिटीजनशिप ली है। इंडिया से 2014 में 7 लोग लेते थे, इंडिया से 2 लोगों ने लिया। फिर चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कहाँ कभी लगातार इन सारे सालों में एक इंसान यहाँ पर इनकी सिटीजनशिप ले रहा था, नागरिकता ले रहा था, वो 2023 में 3 तक की हो गई। स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा है, 2014 में भी 10 लोग यहाँ पर ले रहे थे और 2023 में भी 10 लोगों ने यहाँ पर लाकर सिटीजनशिप ली है। तो ये सिटीजनशिप के कुछ आंकड़े थे कि यहाँ पर आकर लोग किस तरीके से रहने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, या रहना चाहते हैं, मजबूर भी नहीं बोल सकते, अपनी इच्छा से वो रहना चाहते हैं। चलिए आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए 50 ईयर्स ऑन हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर ने, अभी तक हमने क्या क्या इससे कमाया है, क्या क्या हमने समझा है, चलिए उसको समझते हैं। गिस्ट की तरफ हमें पता होना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए जीएस पेपर 3 में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर दैट। एंड चलिए समझते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर बात क्या करता है। सबसे पहले 1973 के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के टाइगर रिजर्व्स में, और ये एक बहुत ही मेजर यहाँ पर कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी हम देख सकते हैं कि कहाँ 1972 के अंदर हमारे यहाँ से बिल्कुल एक्सटेंशन होने वाला था कि टाइगर जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाले, और आज के टाइम पे इंडिया में एशिया के सबसे ज़्यादा बल्कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम टाइगर्स को देख पा रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3777 तक यहाँ पर देखी जा सकती है इंडिया के जो टाइगर्स हैं। उसके अलावा भी हम और रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा किस प्रकार से जो हमने यहाँ पर तंजानिया है वहाँ से हम लेकर आए थे किनको, टाइगर्स को। 8 टाइगर्स यहाँ पर आते हैं इंडिया के अंदर, अफ्रीका से लेकर आते हैं। उनमें से परसों ही एक जो टाइगर है उन्होंने यहाँ पर 4 कब्स को जन्म दिया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। कुछ टाइगर्स की यहाँ पर डेथ भी हो गई, जो कि होना शायद रोका जा सकता था, लेकिन ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ भी होती है, तो इसी वजह से। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इंट्रोड्यूस कब हुआ था। सबसे पहले 1973 के अंदर इसका इंट्रोडक्शन होता है, जेनेसिस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात की जाए, और ये 1973 के अंदर आने के बाद अभी तक ये 2006 तक यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टैट्यूटरी कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। सबसे पहले एक ऐसा था, सबसे पहले इसको ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए ही रखा गया था कि फॉरेस्ट जो ब्यूरोक्रेसी है, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसी के अंदर ये ध्यान रखेगा। लेकिन फिर इसको एक्ट बना के 2006 में क्या कर दिया जाता है, स्टैट्यूटरी पोजीशन दे दी जाती है कि नहीं, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाना चाहिएगा। तो बॉडी में अगर हम बात ही करें कि देखिए जो जेनेसिस क्या है यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर का, तो जो इनेक्टमेंट हुआ था, सबसे पहले किसका इनेक्टमेंट हुआ था, वर्ल्ड यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। इसके बाद अगले साल ही हमें प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसने थोड़ा सा जो फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन थी, फॉरेस्ट को बचाना था, जंगलों को, उसके पूरे के पूरे डायनेमिक्स को ही बदल कर रख दिया था। और इसी के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसी के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर नेशनल पार्क्स को इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया, जिनके अंदर जो फॉरेस्ट ड्वेलर रहते थे, यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कि जंगल में रहने वाले लोग थे, ट्राइब्स थे अलग अलग, उनके जो राइट्स थे उनको छीन लिया गया, रिपेल कर लिया गया कि नहीं, देखिए आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, आप लोग शिकार भी करते हैं, फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ों को, उत्पादनों को भी लेते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर नुकसान कर रही हैं फॉरेस्ट की जो और जनजातियाँ हैं उनके लिए, जो खासकर जो एनिमल्स का किंगडम यहाँ पर है उनके लिए। ऑल्दो ह्यूमन इटसेल्फ इज़
कम्स इन एनिमल किंगडम। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा अलग करके अगर रख के देखें तो हमें ये समझ में आता है कि इस तरीके से जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लेके आया गया। फिर प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का भी इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ से लोगों को रिहेबिलिटेट कर दिया गया। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर ही हम सेंचुरीज़ बनाएंगे, नेशनल पार्क्स बनाएंगे। फिर हमें मैप के बारे में भी पता चलता है, मैन एनिमल बायोस्फीयर का जो टारगेट आता है कि इसके अंदर नेशनल जो पार्क्स हमने बनाए थे उनका कोर एरिया बनाया गया। उसके बाद उनका यहाँ पर हम देखेंगे कि बफर एरिया बनाया गया, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिशनल एरिया भी यहाँ पर देखा गया। तो ऐसे कैटेगरीज में इनको बांटा गया कि ताकि जो कुछ परमिशन है, सिर्फ कुछ राइट जो है वो यहाँ पर परमिशन दिए गए, और ताकि जो ये हमारा जो कंजर्वेशन का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर लेके आया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके, ये देखा गया। फिर हम देखते हैं ग्रोथ एंड एवोल्यूशन भी हुआ है यहाँ पर। इवोल्यूशन कैसे हुआ टाइगर रिजर्व का? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंट्री के अंदर जब 1973 के अंदर ये प्रोजेक्ट चालू होता है तो उस समय पे यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व्स को बनाया गया था, और वो 9 टाइगर रिजर्व जो थे वो लगभग 115 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही थे। आज हम देखते हैं कि आज के टाइम पे 2023 के अंदर यहाँ पर 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, या फिर अलग अलग रिजर्व्स जो हैं, और वो 18 स्टेट के अंदर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं था, बहुत ही बड़ा इंक्रीजमेंट है। जो एरिया कभी 9115 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बटा हुआ था वो आज 78,135 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बटा हुआ है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट हम यहाँ पर देख पाएंगे। फिर यहाँ पर कुछ रिजर्व बनाए गए जिसको क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट का नाम भी दिया गया, कि ये तो सिर्फ टाइगर के हैबिटेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, उन्हीं का ये रहना है, उन्हीं का ये घर है, एड्रेस है, यहाँ पर कोई और नहीं जा पाएगा। तो ये भी बनाया गया, जो कि आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 42,913 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और जितना भी एरिया यहाँ पर नेशनल पार्क्स के अंडर है और जितना भी एरिया यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंडर है, इन दोनों का 26% तक का एरिया हम मान सकते हैं कि क्रिटिकली जो टाइगर हैबिटेट है उसके अंडर आता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ कंजर्वेशन अप्रोचेस का डेवलपमेंट यहाँ पर अलग से किया गया है। क्या क्या थी वो? जैसे कि यहाँ पर एक मेजर ड्रॉबैक जो था इस रैपिड डेवलपमेंट का, वो था कि यहाँ पर डिप्लेसमेंट किया जाता था लोगों को क्या किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह के डिस्प्लेस कर दिया जाता था कि आप यहाँ पर मत रहिए। लेकिन फिर ये उनकी इच्छा से ही होता था, ऐसा नहीं था कि उनको बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया। कुछ यहाँ पर वॉलंटियरी भी होते थे, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे, डबल से ट्रिपल पैसे उनको मिलते थे जितने की उनकी ज़मीन थी, मार्केट प्राइस जो था वहाँ का। तो इसी वजह से वो लोग खुशी से इस चीज़ को छोड़कर वहाँ से चले भी जाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम की तरह देखने वाला था। क्यों आती थी ये प्रॉब्लम? क्यों यहाँ पर लोग कोहैबिट नहीं कर सकते थे? क्यों लोग एक साथ नहीं रह सकते थे? क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते थे। लोग जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर कोई बाघ या चीता आ जाता था, टाइगर आ जाता था, फिर उसको लोग मार देते थे, उनकी फसलों को, या फिर चीता खा जाता था उनके बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिली। इसी वजह से ये एक डेवलपमेंट किया गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्ट्रेस यहाँ पर बनाने पड़ेंगी, दीवारें बनानी पड़ेंगी, लोगों को दूर करना पड़ेगा। तो ये भी अप्रोचेस देखने को मिली। फिर हम देखते हैं कि कुछ चेंज इंट्रोड्यूस किए गए। टाइगर टास्क फोर्स एक टाइम पे आती है। टाइगर टास्क फोर्स का जो बनी थी, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 1973 के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था। 1973 में बोला गया कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इस चीज़ को संभालेंगे। लेकिन 2005 में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट दे दिया जाता है, इसको बदल दिया जाता है, और इसी के बाद बनती है टास्क फोर्स। यहाँ पर TTF यहाँ पर बनाई जाती है, टाइगर टास्क फोर्स यहाँ पर बनाई जाती है। और उसका क्या काम था, ये 2005 के बाद 2006 में बनती है। तो ये क्या करेगी, अब ये थोड़ी अलग है। देखिए ये जो टास्क फोर्स बनाई गई थी ना, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई थी, और उन्होंने बोला था कि ये जो ट्रेडिशनल डिफेंसिव मेथड है टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फेल हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से स्पेशलाइज्ड एक टास्क फोर्स यहाँ पर होनी चाहिए, तो ताकि
में जो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इंक्रीज़ हो रहा है फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ में, यहाँ पर लोकल्स का जो कि एक डिज़ास्टर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि लोकल्स है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर पसंद करना बंद कर चुके हैं और उनके खिलाफ जा चुके हैं। रीज़न यही है कि कुछ लोग तो अपनी ज़मीन को या चीज़ों को बेच कर जाना चाहते हैं, छोड़ कर जाना चाहते हैं, या फिर फॉरेस्ट वाले जो सिर्फ टाइगर को ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे। तो ये सब बहुत ही एक प्रॉब्लम आ गई थी, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, पोचिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी। तो इसी वजह से इनके लिए स्पेशलाइज एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट एक्ट के अंदर और क्या क्या यहाँ पर किया गया। देखिए, एक तो ये 2 एक्ट यहाँ पर लाए गए। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर लाया गया जो कि था 1973 के अंदर। फिर यहाँ पर आते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि ये दोनों ही एक्ट हैं जो यहाँ पर टाइगर को रिजर्व करने के लिए नोटिफाइड किए जाते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन किया जाता है, देखिए फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है वो बहुत पुराना एक्ट है, यानी कि कॉलोनियल टाइम पे ये आ चुका था सबसे पहले, और अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर इसके लिए कोशिश किया था कि फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांट देते हैं। यहाँ पर 4 कैटेगरीज मुख्यतः बांटी गई थी। सबसे पहले क्या होती थी, प्राइवेट फॉरेस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर कंपनी है सिर्फ वही इन पे जा सकती है। फिर एक पब्लिक होता था, फिर कुछ रिजर्व्ड होते थे, फिर कुछ यहाँ पर विलेज फॉरेस्ट होते थे कि गांव के वो फॉरेस्ट है वो थोड़ा बहुत वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज थी और इन्हीं के बिहाफ पर यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को बांटा गया और अलग अलग राइट्स दिए गए उन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को कि आप क्या क्या काम यहाँ पर कर सकते हैं और कितने में काम आप नहीं कर सकते। तो यही इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट थे उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करा गया कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके अधिकार क्या क्या है, ट्राइब्स जो है वो जिनका पूरा जीवन ही फॉरेस्ट के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, उनको क्या करने की परमिशन यहाँ पर दी गई है, वो किस एरिया में कब आ सकते हैं। तो इसी वजह से कोर एरिया के अंदर तो यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन जो बफर एरिया है और जो ट्रांजिशन एरिया है उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर आज भी परमिशन मिली हुई है, कुछ लोगों को आज भी परमिशन मिली हुई है। लेकिन फिर से ये जो हो रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट है ये टाइगर्स के और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, वो फिर से एक डिफिकल्ट सिचुएशन थोड़ा बहुत इनकी वजह से हो रही थी, उसी को सॉल्व करने के लिए इनको थोड़ा ज़्यादा और मॉडिफाई करना पड़ा। फिर हम देखेंगे कि इतनी ज़्यादा रिमार्केबल फीट दिखाई दे रहे हैं आज के टाइम पे, टाइगर्स के नंबर बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्पेशल कवरेज हो रही है इंडिया में। देखिए कैसे स्पेस जो है इंडिया का, स्पेशल यहाँ पर क्या होता है, स्पेस से रिलेटेड। तो जो स्पेशल है वो कितना 9000 से बढ़कर 78,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुँच गया। तो ये काफ़ी इमार्केबल एक सक्सेस स्टोरी हम इसको देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आज भी यहीं पर है कि बैलेंस नहीं लाया जा रहा है। किसके अंदर बैलेंस नहीं लाया जा रहा है, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के अंदर, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, प्लस यहाँ पर जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटी लोग जो है, और टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो टाइगर्स हैं। अभी यहाँ पर एक मूवी भी कुछ इसी से रिलेटेड आई थी, टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड ही, तो वो भी यहाँ पर वेस्ट बंगाल के जो एक आपका नेशनल पार्क है उसी के नाम पे ये थी। तो इसी वजह से दिखा रहे हैं कि आज भी समस्याएं तो कहीं ना कहीं है और ये चैलेंज अभी बना हुआ है। एक हारमोनियस पाथ आज भी इतना ज़्यादा ठीक तरीके से नहीं रखा गया है। टाइगर के कंटिन्यू है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, और ये आज भी एक चैलेंज की तरह सामने है टाइगर के कंजर्वेशन में, या फिर जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो जीने के, काम करने के, सर्वाइव के, लाइवलीहुड के अधिकार हैं लोगों के, जो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर मेंटेन करने काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। खैर यहीं पे आज हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।